Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the origin and binding force of the customs. जो origin है and binding force of the custom क्या है, आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले कस्टम एज एन एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम के दो तीन पार्ट्स तो होंगे ही। सबसे पहले तो हम ओरिजिन देखेंगे कि कैसे बाइंडिंग फोर्स ओरिजिन हुआ है कस्टम्स का, और बाइंडिंग फोर्स ऑफ कस्टम्स कैसे है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। कस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ है। कस्टम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ। बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेजिस्लेचर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होने से पहले और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन आने से पहले, और ह्यूमन सोसाइटीज़ है रिलाइड ऑन द, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है किस पे रिलाई करते थे? कस्टम्स पे रिलाई करते थे टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन बोथ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ traditions. Custom played the foundational role in the development of law में। even today in many areas, स्पेशली जो है वो पर्सनल लॉज, ट्राइबल सिस्टम एंड रूरल गवर्नेंस में कस्टम्स कंटिन्यूज टू एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कस्टम्स का जो हमारे यहाँ कस्टम्स थे, जो लॉज आने से पहले थे वो कस्टम्स में कौन कौन से कस्टम्स थे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सती सिस्टम था। सती सिस्टम वॉज एन ओल्ड कस्टम वेयर द विडो वुड बी इमोलेट, मतलब सैक्रिफाइस था वहाँ पे हरसेल्फ ऑन द हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर में जो था वो सती सिस्टम था। भले ही वो कैसा भी हो, वो इलीगल मतलब लॉ से वैलिड नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे कस्टम ऐसे रिकॉग्नाइज था उस समय पे। ओके, उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने उसको क्रिमिनल एक्ट बताया गया और उसके बाद उसको एबॉलिश कर दिया। ओके, तो कस्टम का सिंपली वहाँ पे जो मीनिंग था वो पैटर्न, जो बिहेवियर था, कस्टम रेफर्स टू दी हैबिचुअल पैटर्न जो था। उसके बाद जो प्रैक्टिस और पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट फॉलोड बाय द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है वो फॉलो करती थी, एंड रिगार्डेड एज द लीगली बाइंडिंग ओवर द टाइम। It becomes the law not because it is an enacted but because it accepted and followed। क्या बोला है कि कस्टम रेफर्स टू द हैबिचुअल प्रैक्टिस। जो कस्टम है वो हैबिचुअल प्रैक्टिस है। वो क्या है? हैबिचुअल प्रैक्टिस है और पैटर्न है ऑफ बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाय द पूरा कम्युनिटी जो रहता है, सोसाइटल कम्युनिटी वो फॉलो करता था, एंड रिगार्डेड एज द लीगली बाइंडिंग ओवर अ टाइम। जैसे जैसे वो कंटिन्यूटी रहती गई वैसे वैसे वो क्या हो गया? लीगली बाइंडिंग ओवर अ टाइम हो गया। इट बिकम्स अ लॉ नॉट बिकॉज इट इज़ एन इनैक्टेड, इट बिकम्स लॉ बन गया वो इसकी वजह से नहीं कि वो इनैक्टेड हुआ है, बट बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्टेड एंड फॉलोड, बिकॉज ऑफ इट एक्सेप्ट हुआ एंड फॉलोड हुआ तो ये लॉ बन गया। डेफिनेशन बाय जूरिस्ट का डेफिनेशन क्या था? सबसे पहले तो सैलमन एंड कीटोन का जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखना है। सैलमन ने क्या बोला है? कस्टम इज दैन एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स विच हैव कमेंस्ड देमसेल्व्स टू नेशनल कंसाइंस एज अ प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी। क्या बोला है? जो कस्टम है एम्बॉडीमेंट ऑफ द प्रिंसिपल से, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो इकट्ठा करना है प्रिंसिपल को, विच हैव कमेंडेड बाय द देमसेल्व्स टू द नेशनल कंसाइंस एज अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड द पब्लिक यूटिलिटी के लिए। कीटोन ने क्या बोला है? कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट which the governed observes spontaneously and not in the pursuance of the law settled by the political superior। इसे कीटोन ने बोला है, जो कस्टम की डेफिनेशन है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ कस्टम कैसे हुआ? कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन्स हो। सबसे पहले हम सोशोलॉजिकल थ्योरी जो है उसके हिसाब से हम उसको रिलेट करते हुए, क्योंकि हमें लीगल सोर्सेस पढ़ना है तो हमें थेरीज यहाँ पे देखना ही है। ओके, तो सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन्स जो है प्री लीगल सोसाइटल जो रेगुलेटेड बिहेवियर थ्रू दी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, मतलब प्री लीगल सोसाइटल एंड रेगुलेटेड बिहेवियर थ्रू दी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो प्री लीगल सोसाइटी में जो मतलब जो सोसाइटी है उससे जो लीगल सोसाइटी है उसके पहले,
उसके पहले की जो सोसाइटी उसे प्री लीगल सोसाइटल बोलते हैं। रेगुलेटेड बिहेवियर थ्रू दी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम ग्रीव आउट ऑफ दी रेपुटेशन, यूटिलिटी, मोरल एक्सेप्टेंस जो मिला है उसकी वजह से कस्टम्स गिव अप हुआ है। ओके, ओवर अ टाइम कस्टम्स दैट वेयर वाइडली एक्सेप्टेड वेयर रिगार्डेड एज द हैविंग द फोर्स ऑफ द ऑब्लिगेशन। क्या बोला कि ओवर अ टाइम हो गया कस्टम्स दैट वेयर वाइडली एक्सेप्टेड हो गया, वेयर द रिगार्डेड एज हैविंग द फोर्स ऑब्लिगेशन हो गया, वो मतलब एक ऑब्लिगेशन की तरह यूज़ होने लगा। तो सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल ओरिजिन में बेसिकली हम इतना लिख सकते हैं कि जो लीगल सोसाइटीज़ है वो इस्टेब्लिश और ओरिजिन उसके ओरिजिन से पहले भी जो हुआ है, रेगुलेटेड कैसे है, रेगुलेटेड बाय द बिहेवियर थ्रू द कस्टम्स एंड जो ट्रेडिशन तो थे वो रेगुलेट होते आ गए। तो कस्टम ग्रीव कैसे हुआ, जो रेपुटेशन है, कंटिन्यूटी है, मोरल एक्सेप्टेंस, जो ये मोरल एक्सेप्टेंस वगैरह हो के बाद वो कस्टम एज अ कस्टम लेके हम कस्टम रिकॉग्नाइज किए। ओके, तो यहाँ पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है बहुत है। जैसे हमने बोला कि जो सती प्रथा तो वो एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस ही है वहाँ पे, कि इंडियन कस्टम्स ऑफन अरोज फ्रॉम द रिलीजियस कल्चरल एंड प्रैक्टिसेस से वो क्या हुआ है, कस्टम्स आया है। उसके बाद जो रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेशली अंडर द हिंदूज एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे कि हम नमस्ते गेस्चर करते हैं वो एंशंट पीरियड से आया है। ओके, नमस्ते गेस्चर जो है वो क्या है, ग्रीटिंग विद दी पाम्स जो प्रेस टुगेदर करते हैं हम, और उसके बाद सिम्बलाइज दैट द बिलीव दैट डिवाइन रिसाइड इन एवरीवन जो है, हम ऐसे बोथ द पाम्स प्रेस टुगेदर ऐसे करते हैं। तो ये नमस्ते गेस्चर हुआ, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, ये कस्टम परंपरा से चलती आ रही है। ओके, फाउंडेड इन एंशंट हिंदू स्क्रिप्चर एंड टेम्पल क्रेविंग्स जो थे वो भी क्या हो गए, काविंग्स जो थे वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस से आए। ओके, जो वैदिक रिचुअल्स थे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में रिलीजियस इन्फ्लुएंस में जो है नमस्ते गेस्चर जो है वो लिख सकते हैं। वैदिक रिचुअल्स जो थे वो भी लिख सकते हैं। कस्टम फायर सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स फॉर दी प्रॉस्पेरिटी, रेन एंड हेल्थ, जो वैदिक रिचुअल्स में हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ बोलते हैं उसको, वो क्या है, कस्टम से ही आए हैं, रिलीजियस से। ओके, हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ से जो है वो, जो कास्ट सिस्टम है वो भी वहाँ से ही है। रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट और कोर्ट्स, जो अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड कोर्ट्स आ गए। द स्टेट और जुडिशरी इवेंचुअली रिकॉग्नाइजेस सर्टन कस्टम्स एज हैविंग द force of law, especially when they are consistent, reasonable and not opposed by the statutory। वो क्या हो गया है, रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट हो गया और कोर्ट्स का रिकॉग्नाइजेशन हो गया। उसके बाद बाइंडिंग फोर्स कस्टम जो थे उसमें जो क्या इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, इसेंशियल एलिमेंट्स है वो देखेंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट है एंटिक्विटी, उसके बाद कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी, रिजनेबलनेस, कन्फर्मिटी विद द लॉ, एक्सेप्टेड एज अ ओपिनियन ऑफ द जूरीज, और ये भी आएगा कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। एंटिक्विटी जो है मस्ट बी प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑफन इमेमोरियल होगा। ओके, उसके बाद जो कंटिन्यूटी है मस्ट बी प्रैक्टिस विदाउट एनी इंटरप्शन, नहीं होना चाहिए वहाँ पे। सर्टेनिटी जो है मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अगर जो हमारा कस्टम है वो एम्बिगुअस होगा तो वो नहीं वैलिड कस्टम एज अ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिजनेबलनेस मस्ट बी नॉट आर्बिट्ररी, एब्सर्ड और हार्मफुल टू द पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है कन्फर्मिटी विद द लॉ होना चाहिए, मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट ऑफ और अदर फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि हमने अभी शायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक की जो है केस है उसमें हमने देख लिया कि जो है फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो हमने उसको क्या कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। एक्सेप्टेड एज अ लॉ ओपिनियन जो है मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी एज अ लीगल ऑब्लिगेटरी। उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, अ कस्टम ऑफ द मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस इन द ट्रिब्यूनल कम्युनिटी में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स इफ़ ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेट। अगर ये जो 5-6 एलिमेंट्स है आर टुगेदर मेट हो गए तो यहाँ पे हम कस्टम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स देखेंगे। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स में, सबसे पहले तो लीगल कस्टम है। लीगल कस्टम में रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स को
रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स कैन बी जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। वहाँ पे जनरल कस्टम, लीगल कस्टम में ही टू टाइप्स है, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। लीगल कस्टम फर्स्ट टाइप हो गया। लीगल कस्टम कस्टम के दो टाइप्स पड़ेंगे, जनरल कस्टम और उसके बाद लोकल कस्टम। तो लीगल कस्टम में क्या हुआ, सॉरी जनरल कस्टम में, लीगल कस्टम में क्या हुआ, रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स से रिकॉग्नाइज हो गए, इन्फोर्स्ड हो गए। जनरल कस्टम में क्या होंगे, एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री, जो एप्लीकेबल जनरली एप्लीकेबल होता है अक्रॉस द कंट्री और लीगल सिस्टम में होगा। उसके बाद जो लोकल कस्टम है वो रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक लोकेलिटी और द रिलीजन, रीजन जो है उसके स्पेसिफिक रीजन के लिए वो कस्टम होगा। उसके बाद जो है वो कन्वेंशनल कस्टम है, अराइजेस आउट ऑफ दी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़, के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उससे वो अराइजमेंट होता है। ऑफन इन ट्रेड और प्रोफेशन सेटिंग्स जो है उससे भी आएगा। नॉट लॉ पर से बट इन्फोर्सेबल एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड यूसेजेस से वो आएगा। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन बाय इंडियन जुडिशरी, दो ही टाइप है वहाँ पे। फर्स्ट जो है लीगल कस्टम है, उसके बाद जनरल कस्टम, लोकल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। मेन जो दो ही है, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। जो जनरल कस्टम है वहाँ पे अप्लाइज थ्रू आउट द कंट्री और रीजन को वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जो हिंदू जॉइंट फैमिली है सिस्टम इन इंडिया वॉज गवर्न इन दी जनरल कस्टम से, वो क्या होता है, जनरल कस्टम से गवर्न होता है फॉर मेनी टाइम ईयर्स जो होता है वो। और लोकल कस्टम में लेंगे तो वहाँ पे लोकल कस्टम इन अ विलेज अलोइंग द इनहेरिटेंस थ्रू दी डॉटर, इफ़ नो सन आर प्रेजेंटेड थ्रू दी, डॉटर को जाएगा, अगर सन नहीं है तो वहाँ पे डॉटर को जाएगा। तो कन्वेंशनल कस्टम आल्सो नोन एज एन यूसेजेस भी बोलते हैं कन्वेंशन कस्टम को। सबसे पहले तो हमें यूसेजेस लिखना चाहिए कस्टम से पहले। जो कन्वेंशनल कस्टम है वो पर्टिकुलरली क्या होता है, जनरल यूसेज रहता है और पर्टिकुलर रहता है, हमने अभी वो देख लिया। कस्टम्स विद द फोर्स ऑफ लॉ जो रहता है, फोर्स ऑफ लॉ से जो कस्टम्स रहते हैं वो भी कंटिन्यूड लॉन्ग टाइम एंड कंसिडर्ड एज अ रीजनेबल, एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स और पार्लियामेंट से एक्सेप्टेड है एंड बाइंडिंग है, वो हम क्या बोल सकते हैं उसको, कस्टम्स विद द फोर्स ऑफ लॉ रहते हैं। कस्टम्स विदाउट फोर्स ऑफ लॉ भी टाइप है उसका। उसमें हम क्या बोल सकते हैं, डू नॉट हैव द लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है वहाँ पे, लाइक दी ग्रीटिंग द एल्डर्स, फेस्टिवल ट्रेडिशंस और वेडिंग रिचुअल्स जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन कस्टम विदाउट फोर्स ऑफ लॉ भी है। ऐसे बेसिकली टू टाइप्स आएंगे, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम में जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम। लोकल कस्टम में हम कस्टम्स विदाउट दी फोर्स ऑफ लॉ बोल सकते हैं और जनरल कस्टम में हम कस्टम्स विद दी फोर्स ऑफ लॉ हम लिख सकते हैं। ओके, तो रिकॉग्नाइजेशन बाय द इंडियन जुडिशरी ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है वो देखेंगे अब हम। The Supreme Court and the High Court in India have consistently held that the valid customs are the legitimate source of law, particularly in the personal law context. Notable cases: Mohanlal versus Binoy Krishna, 1953. A custom contrary to the law or morality cannot be enforced. वहाँ पे enforce नहीं होगा। मोहनलाल वर्सेस बिनॉय कृष्णा 1953 के केस में क्या बोला है, जो कस्टम जो है वो contrary to the लॉ एंड मोरालिटी को contrary करते हैं तो वो इन्फोर्स नहीं होगा, ऐसे बोला है। जो हम शायरा बानो का केस इजी है आपको याद करने में, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जो शायरा बानो की केस थे वो ट्रिपल तलाक क्या हुआ, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं है और उसको क्या करा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, कलेक्टर ऑफ मथुरा वर्सेस मोटो रामलिंगा 1868 recognized Hindu customary law as an valid source if the proven to an ancient and reasonable होगा। तो हिंदू कस्टमरी लॉ को क्या कर दिया यहाँ पे, वैलिड सोर्स कंसिडर कर दिया। गोकुल चंद वर्सेस Parveen Kumari 1952 retorted the principle that the custom must be strictly proved before being the given legal recognition। उसके बाद हम क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जो है वो देखेंगे कस्टम्स का।
क्रिटिसिज्म कस्टम में भी आउटडेटेड हो सकते हैं, कस्टम्स डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं, इनकन्सिस्टेंसी हो सकते हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। जैसे कि हम यहाँ पे सती प्रथा लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स, पॉसिबली ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग द कस्टम्स इन द प्लूरास्टिक सोसाइटीज, लैक ऑफ कोडिफिकेशन मेक्स द एनफोर्समेंट डिफिकल्टीज, एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जो है स्टिल इन द वैलिड ट्राइबल जो लॉज है, personal laws and local governance. Courts use the constitutional lens to test the customs against the fundamental rights, जैसे कि सबरीमला के केस में हमने देखा ही है, जिससे कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लीगल रीजनिंग दी थी उस केस में। उसके बाद मस्ट इवॉल्व द सोसाइटल चेंजेस एंड द लीगल रिफॉर्म्स। उसके बाद हम लास्ट वन देखेंगे कंक्लूजन। Customs, as one of the earliest source of law, reflects the social fabric and the moral values of the communities. While there are the binding force depend upon the judicial recognition and the communities, where the binding force depends upon the judicial recognition and compatibility with the modern legal principles, they still offer values bridges between the tradition and the legality. In the countries like the India, where the legal pluralism and the cultural diversity are prominent, custom remains a dynamic and influential source of law, albeit one that must be tested and transformed through the constitutional values and the rational security. ये हुआ हमारा टोटल द ओरिजिन एंड द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द कस्टम। थैंक यू।